जय हिंद। जो आप यहाँ पर क्लास 10th में हैं और 16 फरवरी को यहाँ पर हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर हिंदी की मैराथन क्लास करवाने वाले हैं। ये वीडियो जो आप लोग अच्छे से पूरा देख लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। मैं देखो इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चन MCQ पूछे जाएंगे वो बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पर जो व्याख्याएँ पूछी जाती वो बताऊँगा, संस्कृत वाली और ये सभी श्लोक। उसके बाद में जीवन परिचय, खंड काव्य और यहाँ पर जो निबंध होते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। केवल वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझा दूंगा, बस इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। ये जो सारे क्वेश्चन लिए हैं ये मैंने बहुत सारे प्रीवियस पेपर, उसके बाद में अनसॉल्व पेपर जो प्रीवियस पेपर होता है उससे, और विद्या क्वेश्चन बैंक और बुक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बताऊंगा अभी इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। देखिए ये 1 घंटा से ऊपर नहीं वीडियो होगा, तो आप लोग केवल वीडियो को पूरा देख लेना, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपने तैयारी भी नहीं करी तो तभी बहुत ही अच्छे मार्क ला पाओगे, और जैसे तैयारी हो गई है तो बहुत ही अच्छे मार्क आपके आएंगे, मतलब 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर पहला है, सबसे पहले MCQ बताऊँगा, उसके बाद में यहाँ पर व्याख्याएँ बताऊँगा। तो यहाँ पर पहला है भारतीय युग का काल निर्धारण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1850 से 1900 तक की यहाँ पर ईस्वी तक की, यहाँ पर 1900 से 1919 ईस्वी तक की, यहाँ पर 1919 से 1938 ईस्वी तक की, 1938 से आज तक। तो देखिए जो भारतीय युग का काल निर्धारण कितना है, तो यहाँ पर 1850 से और 1900 तक, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। प्रेमचंद है कि यहाँ पर बाबू गुलाब राय है कि यहाँ पर अमृत राय है कि कोई नहीं। जो कलम का सिपाही के लेखक कौन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो देखिए यहाँ पर कौन हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, अमृत राय हैं। कलम के सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा, इनमें से संस्मरण लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामरच बेनीपुरी की कोई नहीं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है संस्मरण लेखक कौन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये संस्मरण लेखक हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। धर्मवीर भारती हैं कि राहुल सांकृत्यायन है कि नरदेव शास्त्री हैं कि यहाँ पर धीरेन्द्र वर्मा। तो चौथे का राइट आंसर यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा है। जो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, धीरेन्द्र वर्मा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो डायरी के प्रथम कौन है लेखक, तो नरदेव शास्त्री हैं। डायरी जो होती है इसके प्रथम लेखक कौन है, तो यहाँ पर यहाँ पर नरदेव जी हैं, नरदेव शास्त्री जी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित है। जो आवारा मसीहा है ये किस विधा पर आधारित है, तो देखिए ये गद्य गीत है कि आत्मकथा की जीवनी की निबंध। तो आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की है, और ये क्या है, यह एक जीवनी है। क्या है, यह एक जीवनी है, और ये विष्णु प्रभाकर की रचना, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क आप लोगों के आएंगे। अगला यहाँ पर इनमें से रीतिकाल के कवि हैं, बिहारी लाल हैं कि तुलसीदास, चंद्रबरदाई की यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। देखिए जो बिहारी लाल हैं ये रीतिकाल के कवि हैं, तुलसीदास भक्तिकाल के, चंद्रबरदाई आदिकाल के, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये 20 ही क्वेश्चन नहीं, 20 से 40, 50, 60, 70 तक बन जाएंगे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के डबल डबल ट्रिपल यहाँ पर आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं, बाकी तुलसीदास, सूरदास और यहाँ पर कबीरदास ये सभी क्या हैं, उसके भक्तिकाल के कवि हैं। चंद्रबरदाई और यहाँ पर नल सिंह ये सभी आदिकाल के हैं कवि हैं, और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी युग के हैं। अगला यहाँ पर कामायनी किस कवि की रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद की पंथ की निराला। तो कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, बहुत सिंपल सा। और ये एक महाकाव्य है, क्या है, यह एक महाकाव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, और ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महा मैराथन क्लास है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। अगला यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता हैं,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हैं कि यहाँ पर श्रीधर पाठक हैं, रामधारी सिंह दिनकर की कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। जो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, यहाँ पर रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी इन्हीं के मतलब इन्हीं की रचना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिय प्रवास कामायनी श्री रामचरितमानस के हैं तुलसीदास, कामायनी के जयशंकर प्रसाद, और साकेत मैथिली शरण गुप्त, ये आपको ध्यान रखना। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं, मतिराम हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं कि जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं। और कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने मालूम है। अगला यहाँ पर चिदम्बरा के रचनाकार, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की कोई नहीं। जो चिदम्बरा है इसके लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर 10वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत है। लोकायतन या चिदम्बरा ये सभी सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अब यहाँ पर जो 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो वही आपको इतने ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर उप का उपसर्ग होगा, उप का उपसर्ग होगा। जो उपसर्ग होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, उपयोग होगा कि अपराध होगा कि उपनाम होगा कि ए बी दोनों होंगे। तो देखिए ए बी दोनों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उपयोग भी उपसर्ग है उप का और उपनाम भी है, तो राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अपराध नहीं है, ये अपराध अप का उपसर्ग है, ठीक है, ये समझना। उसके बाद में अगला यहाँ पर धर्माधर्म में कौन सा समास है, जो धर्माधर्म है इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास की द्वंद्व समास, यहाँ पर द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय की बहुब्रीहि। तो देखिए क्या होता है जो धर्माधर्म, इसमें धर्म और अधर्म और का लोप हो, समझ जाना कि द्वंद्व समास है, जिसमें संख्यावाचक हो जैसे सप्तसिंधु, नवरत्न या फिर चौराहा या पंचपात्र, सभी इस तरह से संख्यावाचक हो तो समझ जाना द्विगु समास है। और जिसमें और का लोप हो समझ जाना धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, माता पिता, राजा रानी, इसी सभी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, समझ में आया इतना। उसके बाद में अगला यहाँ पर चरण कमल बंधव हर्राई में कौन सा अलंकार है, तो देखिए चरण कमल बंधव हर्राई में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। और उसके बाद में जैसे जहाँ पर जैसे पीपर पात, सरिस मन डोला या फिर कोई सी लगा हो जिसमें सी आ जाए, जैसे सी इस तरह से जो हो उदाहरण में, तो समझ जाना कि जैसे आपको जैसे नहीं आ रहा है तो यहाँ पर उपमा अलंकार लगा देना। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, जिसमें जन जानो या यहाँ जनो मनो, सॉरी यहाँ पर जनो मनो या जनु जानो या यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी वाचक शब्द हो तो समझ जाना यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर जन जानो या मन मानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होएगा, तो ये आपको समझना है। उसके बाद में इसमें तो यहाँ पर चरण कमल बंधव हर्राई में ये होगा, सोह तोड़े पीत पटश्याम सलोने गात में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार होगा। अगला है यहाँ पर हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो यहाँ पर हास रस का स्थायी भाव यहाँ पर हास होगा, बाकी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, लेकिन हास रस का स्थायी भाव यहाँ पर करुण हास होगा। बहुत सिंपल सा है। अगला है यहाँ पर, जैसे आपने तैयारी नहीं करी तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, किस छंद में पहले और तीसरे चरण में गेरा गेरा मात्राएं होती हैं। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही छंद पूछे जाएंगे, रोला और सोरठा। देखिए जो यहाँ पर रोला छंद होता है उसमें 8 चरण होते हैं और उसके प्रत्येक चरण में मतलब 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यत होती है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी इसमें जो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी तो समझ जाना वहाँ पर सोरठा छंद होगा। आँखी मीच के यहाँ पर आपको लगा देना आंसर, बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर ओठ का तत्सम रूप होगा, ओष्ठ होगा कि ओठ होगा कि ओष्ठक होगा कि कोई नहीं। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर, इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना, नीर होगा कि तोय होगा कि तालाब की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नीर भी होता है और तोय भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो तालाब नहीं होता है तो इसमें नहीं पूछा गया। राइट आंसर यहाँ पर ये तालाब हो जाएगा। तालाब का तो तालाब होगा, सर सरोवर ये सभी तालाब के पर्यायवाची। अगला यहाँ पर अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभिधन उदया होगा कि अभ्युधन दया होगा कि अभिधन उदया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई नहीं। तो देखिए अभ्युदया में कौन सा होगा संधि विच्छेद, तो यहाँ पर इसका होगा अभिधन उदया होगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और इसमें कौन संधि है, तो इसमें यण संधि, ये आपको ध्यान रखना। यण संधि का सूत्र क्या होता है, इको यड़च होता है। बाकी आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि पूछी जाएगी, यण संधि। जैसे पूछा जाए
जैसे पूछा जाए कोई दे दिया गया जैसे अभ्युदय, ये किस संधि में है, तो यहाँ पर आप लोग आंखें मीच के लगा देना कि यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि पूछी जाएगी, मैंने बता दिया। अगला यहाँ पर फल का प्रथमा विभक्ति और बहुवचन आपको बताना है। तो देखिए फल का प्रथमा विभक्ति और वचन कितना होगा, देखिए फलम फले फलान, तो यहाँ पर फलान आ गया तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला ही हो जाएगा। फलम फले फलान आखिरी में आ जाता है तो यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति आपको बताना है और बहुवचन बताना है। अगला यहाँ पर पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा, जो पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा, पित्राधन देश होगा कि पितृधन आदेश होगा कि पितृधन आदेश होगा, इस तरह से कि यहाँ पर कोई नहीं। तो देखिए इस तरह से वाला नहीं होगा, जिसमें इस तरह से लगा हो पितृ इस तरह से लगा हो, धन आदेश हो, तो वही क्या होगा, पितरादेश का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। अभी बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। अगला यहाँ पर पठति है, ये क्या है, लट लकार एक वचन प्रथमा विभक्ति की, लट लकार यहाँ पर एक वचन प्रथमा विभक्ति है यहाँ पर, कि उसी प्रकार लोट लकार है कि कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर पठति है, ये प्रथमा लट लकार एक वचन और प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एमसीक्यू। अब चलते हैं यहाँ पर जो आपके गद्यांश पूछे जाएंगे, सीरियल वाइज मैंने लिखा है, जैसे जैसे पूछा जाएगा। देखिए ये पैराग्राफ मैंने बहुत सारे इसमें अनसॉल्व से और बहुत सारे देखा तो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। एक ये, एक कुसंग का ज्वर, एक हे भगवान वाला, ये तीनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने कुसंग का ज्वर वाला बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया था, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो कौन सा अभी बताऊँगा इसको पहचानने की ट्रिक, जैसे आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है तो इसको सबसे पहले पढ़ लेते। क्या लिखा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खुदवाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो देखिए जब इसको पढ़ोगे तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे उस पाठ से रिलेटेड। तो ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत सिंपल सा है, कौन है इसमें, जयशंकर प्रसाद जी हैं, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में देखिए और इसको पहचानने की ट्रिक देखिए, जैसे मित्रता नामक पाठ से हो तो उसमें मित्र का जिक्र किया गया होगा। और जैसे यहाँ पर जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में बार बार संस्कृत का बात आ जाए तो वहाँ समझ जाना कि भारतीय संस्कृत होगा। बाकी ममता की बात की जाए तो ममता नामक पाठ से होगा। जैसे पहाड़ों को काट कर या फिर उसमें चित्रों के बारे में बात किया जाए तो अजंता की गुफाओं का हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला होगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, चित्र विश्राम गृह का आशय क्या है ये आपको बताना। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से जरूर ही वॉच करना। तो देखिए यहाँ पर पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसको देख लेते हैं। सबसे इससे पहले आपको एक चीज़ डालना बहुत जरूरी है, संकेत। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, दो अथवा करके पैराग्राफ पूछे जाते हैं तो एग्जामिनर को भी समझाना होगा कि कौन से पैराग्राफ ने आपने लिखा है, तो इसलिए पहले के दो शब्द और पैराग्राफ के आखिरी के दो शब्द ये लिख देना है इसमें। तो संकेत ऐसे हेडिंग डालकर मैं नहीं जानती, उसके बाद में डॉट डॉट करके जाती हूँ ऐसे कर देना। उसके बाद में अब संदर्भ लिखना है, पहला यहाँ पर ऐसे रोमन अंकों में करके, और यहाँ पर यहाँ पर संकेत लिख दिया, यहाँ पर संदर्भ आपको लिखना है ऐसे संदर्भ। उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से संकलित है। उसके बाद में इसके लेखक देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर कौन होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे। कौन होंगे यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये किस पाठ से लिया गया, ममता नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपको ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है, समझ में आया इसके। तो इसी प्रकार से लिखना। फिर से देख लेते, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पर कालेपन से नाम डालना है, पाठ का नामक पाठ से संकलित है, ममता नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, बस सिंपल सा हो गया। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरी है, और फिर उसके बाद में इसी प्रकार से आपको लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर। और फिर उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कौन सी होती है, ये जो रेखा खींची हुई होगी कहीं पर भी होगी पैराग्राफ में, उसी की व्याख्या करना, पूरे पैसेज की नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो ही लाइन से, यहाँ पर मैं से लगाकर और यहाँ पर जाती हूँ तक आपको केवल व्याख्या करना है। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है। लेखक कहता है कि ममता कहते हैं कि यहाँ पर मैं अपने इस मामूली घर से बेघर ना हो जाऊँ, लेकिन ईश्वर ने सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर यहाँ पर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर होने से बचा लिया, आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और अब
यहाँ मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसको लिख देना। व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको लिखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चिर विश्राम गृह का आशय क्या है। तो यहाँ पर चिर विश्राम गृह का से आशय कि ऐसे घर से है जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके। इसी पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही लिखना, बहुत सिंपल सा होता है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश पूछा जाएगा उसको बताता हूँ। उसके बाद मैं जीवन परिचय बताऊँगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर पद्यांश उसी प्रकार से पूछा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चरण कमल बंदो हर्राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पिन बोले, रंग चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंद होती पाई। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा सूरदास लिखा है, तो समझ जाना कि सूरदास के पद से लिया गया, सूरदास इसके कवि हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। अब आपके रेखांकित अंश की व्याख्या करने को आएगा पद्यांश में भी, और उसके बाद में उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार ये आपको लिखना होगा। तो देखिए संदर्भ लिखने से पहले मैंने आप लोगों को बताया संकेत जरूर ही डाल देना है इसमें दोनों में। तो यहाँ पर पहले के 2 शब्द डाल देना है और आखिरी के 2 शब्द डाल देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डाल लेना। उसके बाद में पहले हेडिंग यहाँ पर संदर्भ, इसको कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पर आपको पाठ नहीं डालना है क्योंकि ये शीर्षक ही है, सूरदास जी का जो पद है ये शीर्षक है, नामक शीर्षक से लिया गया है। और उसके बाद में इसके कवि सूरदास जी हैं। बहुत सिंपल सा हो गया, ऐसे ही आपको लिख देना है। समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जो यहाँ पर ये रेखा खिंची हुई है, एक लाइन की ही केवल आपको व्याख्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यहाँ पर कहने का मतलब है कि सूरदास जी कहते हैं कि इनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और यहाँ पर अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी हेडिंग होगी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। बहुत सिंपल सा हो जाएगा। चरण कमल बंदो हर्राई में रूपक अलंकार मैंने आप लोगों को बताया भी होता है, बाकी यहाँ पर और अनुप्रास अलंकार भी है। तो समझ में आया, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में अब क्या पूछा जाएगा यहाँ पर संस्कृत खंड से पूछा जाएगा। इसमें देखिए संस्कृत खंड में 2 भी पूछे जाएंगे यहाँ पर पैसेज गद्यांश के, तो इनमें से आपको एक करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए लिखा है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और यहाँ पर अनुवाद करना होगा हिंदी में, ठीक है। ये आपको तो क्या है यहाँ पर, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतुम महांतम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन। और उसके बाद में तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति ही। तो देखिए किस पाठ से लिया गया है, इसको सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालना है संदर्भ काले पेन से। उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, यहाँ पर ये भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया। ऐसे ही आपको संदर्भ लिख देना, बहुत सिंपल सा है। पाठ का नाम केवल इसमें आपको याद होना चाहिए संस्कृत खंड में। समझ में आया, बहुत सिंपल सा है, केवल आपको समझना है। कि फिर से देख लेते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है, बस हो गया। उसके बाद में अनुवाद, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन को के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों का दिखाया हुआ सब कुछ हमारी संस्कृति है। बहुत सिंपल सा है, ऐसे आपको लिख देना। अभी बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, आप लोग एक बार एग्जाम से पहले देख लेना, बस अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जो श्लोक पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पर श्लोक, यहाँ पर 5 नंबर का अलग से संदर्भ लिखने को आएगा अलग से, और एक श्लोक आपको लिखना होगा। तो देखिए आपको 3 कम से कम श्लोक मालूम होने चाहिए, तभी आप लोग हो सके तो 4-5 याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पर पहला कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिन्यम यत्र कौशेम साकाशी केन मीयते। तो इसमें संकेत इसमें भी आपको डालना, इसमें भी 2 पूछे जाएंगे अथवा करके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मरणम मंगलम, उसके बाद में डॉट डॉट करके आखिरी के 2 लाइन लिख देना, केन मीयते। उसके बाद में संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है, केवल यहाँ पर गद्यांश की जगह पर यहाँ पर श्लोक कर देना। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बाकी अनुवाद हेडिंग डालकर ऐसे लिख देना, जहाँ मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ भस्म धारण करना ही आभूषण है। उसके बाद में जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र हैं और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, बस ऐसे सिंपल सा लिख देना है।
उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। इसी प्रकार से बंधनम मरणम ही वीरता। उसके बाद में संदर्भ इसी प्रकार से लिख देना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया, कुछ भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। बाकी बंधन हो अथवा मरण, वापि जयो वापि पराजय, चाहे यहाँ पर जीत हो चाहे हार हो। उसके बाद में उभयत्र समो वीरो, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर वीर भाव ही वीरता, वीर को ही वीरता कहते हैं। बस हो गया सिंपल सा, ऐसे इसको याद कर लेना। एक हो सके और सर्वे भवंतु वाला याद कर लेना, और यहाँ पर एक और याद कर लेना आप दो दूरगामी वाला, तो 4-5 आप लोग तैयार कर लेना। तो ये हो गए। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, श्लोक और यहाँ पर गद्यांश पद्यांश हिंदी वाले। बाकी अब आप लोगों को बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जीवन परिचय। बाकी देखिए यहाँ पर कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे जैसे मैंने बताऊँगा वैसे वैसे ही आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 24 या यहाँ पर 4 पूछा जाएगा। का वाला करेंगे, इसमें लेखक का पूछा जाएगा का वाले में, और यहाँ पर 3 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैंने बता दिया है। तो देखिए एक वीडियो में सारे तो यहाँ पर हो नहीं सकते, तो मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालना है। उसके बाद में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में यहाँ पर काले पेन से कर देना है। उसके बाद में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक गाँव में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम महादेव साह था। उसके बाद में इनकी परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। उसके बाद में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करी। उसके बाद में ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र भी थे, और उसके बाद में ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे, और कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव शुरू से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। तो इसी प्रकार से आपको देखिए, जैसे आपने याद कर लिया तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो समझ में आया इतना, राष्ट्र सेवा की ओर था। उसके बाद में सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन में भाग लिया, और इन्होंने कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली क्या है, यहाँ पर सभा के सभापति भी चुने गए। उसके बाद में यहाँ पर आगे कैसे लिखना है, सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन की पूर्ण आदर्श था। उसके बाद में इनकी जो प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से भी इन्हें सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया गया। उसके बाद में राष्ट्र की सेवा करते हुए सन यहाँ पर 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही आपको लिख देना है, समझ में आया। उसके बाद में रचना हेडिंग डालना है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे चंपारण में महात्मा गांधी बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, और यहाँ पर गांधी की देन, ये सारी इतनी 3-4 आपको तैयार कर लेना, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर बिहारी लाल जी का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये भी तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहारी सूर और यहाँ पर तुलसीदास, ये 3-5 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जीवन परिचय। तो इसमें भी उसी प्रकार से खवाला पूछा जाएगा, दूसरा कर रहे थे दूसरा, तीसरा कर रहे तीसरा, चौथा कर रहे चौथा, ऐसे हेडिंग डाल देना है। तो कैसे लिखना है, जीवन परिचय हेडिंग बिहारी लाल जी का, जैसे आपको याद है तो रिवीजन हो जाएगा। आप लोग केवल वीडियो को पूरा देखना। बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में यहाँ पर क्या है, लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर गाँव में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता था। इनके अनेक विद्वानों ने इनको यहाँ पर आचार्य केशव दास का पुत्र स्वीकार किया। मतलब जो इनका जन्म कब 1603 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम केशव राय था, और इनको मथुरा का चौबे ब्राह्मण भी माना जाता था। और देखिए कुछ विद्वानों ने इनका जो कहा है कि आचार्य केशव दास का भी पुत्र स्वीकार किया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इन्होंने स्वामी नरहर दास से संस्कृत प्राकृत आदि का गहन अध्ययन किया, ऐसे करना है। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है कि इन्होंने युवा अवस्था, और उसके बाद में आगे कैसे लिखना है यहाँ पर,
क्या लिखा है यहाँ पर, अपनी ससुराल में बिताई थी। उसके बाद में मुगल बादशाह शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद ये जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि हो गए। और उसके बाद में राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम जाल में फंस गए और उसके बाद में कर सब राजकाज क्या चौपट कर बैठे थे। तब बिहारी जी ने एक राजा को मोह निद्रा भंग करने के लिए एक दोहा लिखकर भेजा। वो दोहा क्या था ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये दोहा जरूरी लिख देना। क्या है यहाँ पर, नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास इहिकाल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। उसके बाद में आगे इसमें लिखना है, इसी दोहे से को पढ़कर राजा की आंखें खुल गई और वह पुनः राजकाज संवारने लगे। राजा जयसिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते और प्रत्येक दोहों पर एक एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, पत्नी की मृत्यु के बाद ये श्रृंगारी यहाँ पर कवि हो गए। बिहारी का मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया। इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी को हो गई। बाकी इनकी ऐसे रचनाएं हेडिंग डाल देना है यहाँ पर। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है जिसका नाम बिहारी सतसई है और जिसमें 723 दोहे हैं। तो ऐसे ही आपको कर देना, बहुत सिंपल सा है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोनों जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना। तैयार है तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद में यहाँ पर खंड काव्य पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर और उससे पहले एक चीज़ पूछा जाता है, यहाँ पर प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो 10 क्वेश्चन वो जरूरी तैयार कर लेना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो आप लोग जरूरी वीडियो देख लेना प्रश्न उत्तर के। उसके बाद में खंड काव्य पूछा जाएगा और ये अपने अपने जिले वाइज होगा। जैसे किसी के जिले में जय सुभाष खंड काव्य होता है, किसी के जिले में ज्योति जवाहर, किसी के जिले में अलग अलग होता है। तो आप लोग देख लेना, अलग अलग होता। मैं जो बताऊंगा तो कम से कम 10-15 यहाँ पर खंड काव्य हैं अलग अलग जिले में, तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। बाकी आपको ऐसे ही करना है। और अब आप लोगों को बता दूं कि निबंध कैसे तैयार करना है। केवल आपको वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए, जो पर्यावरण प्रदूषण पर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, तो जरूरी ही तैयार कर लेना। जैसे तैयार है तो तब भी आप लोग रिवीजन हो जाएगा। केवल आपको वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर हेडिंग डालना है, पर्यावरण प्रदूषण 4 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पर हेडिंग डालना है, यहाँ पर रूपरेखा। रूपरेखा में आपको क्या लिखा जाता है, जो यहाँ पर ये हेडिंग लिखी है यही रूपरेखा में पहले लिखी जाती है। जैसे प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गया, उसके बाद में प्रदूषण की समस्या हो गया तथा हानियाँ, समस्या का समाधान और उपसार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रूपरेखा में लिखी जाती हैं। उसके बाद में प्रस्तावना में क्या लिखना है, प्रस्तावना में इसके बारे में लिखना होता है जिस बारे में आप लोग यहाँ पर ये निबंध लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, तो इसको इसमें बताना है, इसमें अपना परिचय देना होगा। तो कैसे लिखना है, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं तो तहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोंख से जन्मा है और इसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। इतना ही काफ़ी है। उसके बाद में प्रदूषण का अर्थ, इसमें क्या लिखना है, प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, उसके बाद में ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, उसके बाद में ना शांत वातावरण मिलना, उसके बाद में जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या ने आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उसे मानवता के लिए विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। इसमें प्रदूषण का अर्थ में लिखना है। उसके बाद में प्रदूषण के प्रकार में लिखना है। इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें आपको बताना है कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, उसके बाद में रासायनिक प्रदूषण आदि, इनसे निकलने वाले धुआं, नदियों में गंदगी, लाउड स्पीकर आदि प्रदूषण के प्रकार हैं। तो इसमें ये दूसरे हेडिंग में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगली हेडिंग लिखना है यहाँ पर प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ। इसमें क्या लिखना है, देखिए, प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। इस प्रदूषण में मनुष्य वरन ही नहीं समस्त जीव प्राणी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद में कोई लंगड़ा, बहरा, कैंसर, किसी की दृष्टि आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में इसी में अगला लिखना है, अगली हेडिंग डालना है समस्या का समाधान। इसमें क्या लिखना है, देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षों की अधिक कटाई पर रोक क्या है, लगानी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आगे कैसे लिखना है कि
सर्वश्रेष्ठ साधन है और वृक्षों की अधिक कटाई पर रोक लगानी चाहिए और औद्योगिक कचरे और मशीनों की के धुआं की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए और जल प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। तेज ध्वनि वाले साधनों की समुचित व्यवस्था की से चलाना देने चाहिए। इस प्रकार से समस्या का समाधान में लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगली हेडिंग डालना है यहाँ पर उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखा जाता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आपका मत क्या है, ये सारी चीज़ें उपसंहार में लिखा जाता है। तो कैसे लिखना है, प्रसन्नता की बात है भारत सरकार ने प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। सरकार ने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, केंद्रीय बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यहाँ पर गठित किए गए हैं। उसके बाद में वनों की कटाई को रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। उसके बाद में प्रत्येक शुभ अवसरों पर हमें लोगों को यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे। उसके बाद में और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बच पाएगी। तो ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। पर्यावरण प्रदूषण हो गया, उसके बाद में चाहे कोई भी हो मतलब प्रस्तावना और उसके बाद में उपसंहार, ये दो चीज़ें सही होनी चाहिए। कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। तो ऐसे ही पूरा जितना मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जीवन परिचय, यहाँ पर गद्यांश पद्यांश संस्कृत खंड, उसके बाद में यहाँ पर 20 MCQ खंड काव्य और यहाँ पर श्लोक और यहाँ पर निबंध, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से PDF इसका प्राप्त कर लीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ये जरूर ही तैयार करके जाना। एग्जाम से पहले 1 घंटा ये वीडियो जरूर ही देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देख लेना, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।